निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तीनों कथन सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। 5G तकनीक का मशीन टू मशीन संचार की सुविधा से संपन्न होगी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव कैसिनी ह्यूजेंस अंतरिक्ष मिशन के तहत शनि और उसके वलय बृहस्पति की खोज किया गया था। वलय की खोज की गई थी। जूनो अंतरिक्ष मिशन के तहत बृहस्पति की खोज की गई थी। आर्टेमिस अंतरिक्ष मिशन के तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक का हुआ था। आर्टेमिस पर वेरिटास अंतरिक्ष मिशन के तहत शुक्र की खोज की गई थी। सन का पौधा से लिनेन कपड़ा बनता है। नारियल का पौधा से जटा टायर क्वायर बनता है। नारियल के पौधा से जटा क्वायर बनता है। मोहेयर अंगोरी अंगोरी बकरी से मोहेयर कपड़ा बनता है। बत्तख की गीज के पंख से डाउन बनाया डाउन कपड़ा बनता है। डाउन कपड़ा बत्तख की गीज के पंख से बनता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। टेनियासिस आंतों का एक संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की छोटी आंत में रहते हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाती है तो इस स्थिति को न्यूरो न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस (एनसीसी) कहा जाता है। न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है। यह पोर्क टेपवर्म टेनिया सोलियम के कारण होता है। इसका अधपका भोजन, विशेष रूप से सूअर का मांस या टेपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी है इसमें? तो सभी कंप्यूटर की भाषा है। कोबरा, सिक्वरल, पाइथन, जावा। कंप्यूटर भाषा का प्रोग्रामिंग भाषा का एक कृत्रिम भाषा है जिसका डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणकों को अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग विशेष संगणकों के साथ किया जाता है। वर्तमान समय में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद है, जिसमें से पास्कल, बेसिक, फोर्टन, सी प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, लिस्ट, कोबरा, स्विरल आदि प्रमुख हैं। चैट जीपीटी का पूर्ण रूप जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ता को लंबे दौड़ प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करता है। चैट जीपीटी में संवादी रूप से बातचीत करने की उल्लेखनीय क्षमता है जिसे मनुष्य के लिए समझना आसान होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? जीभ हमारे शरीर के अंदर स्थित एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के स्वाद का अनुभव कराती है। यह पीछे की तरफ चौड़ी और आगे की तरफ पतली होती है जो मांसपेशियों की बनी होती है। इसकी ऊपरी सतह पर कुछ दानेदार उभार होता है जिसे स्वाद कलिका कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिका से बनी होती है। जब हम किसी वस्तु को खाते हैं तो इसका स्वाद का अनुभव हमें तब होता है जब वह लार के साथ घुलने के बाद जीभ पर फैलता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद, पश्च भाग से कड़वा स्वाद तथा बगल के भाग से खट्टा स्वाद का आभास होता है। मनुष्य के जीभ के मध्य भाग में स्वाद कलिकाएं प्रायः नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित हैं? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है? खाने का विकार होता है। एनोरेक्सिया में खाने का विकार। इंसोमिनिया में नींद संबंधी विकार। इंसोमिनिया से नींद संबंधी विकार होता है। डिस्पनिया से सांस की तकलीफ होती है। एनोसिमिया से गंध की आंशिक या पूर्ण हानि का पता चलता है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर जो है घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव मुक्त पिंड को कृष्णा छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे
एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे के बीज में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की एचपीएचडी और सीविड 2 विधि हैं। दोनों विधियों में से एक बीज से दूसरे हीरे के रूप में टुकड़े के शुरू होती है। एचपीएचटी विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दाब के संपर्क में आता है। तब सीवीडी विधि से बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सील बंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इससे इससे गैस बीज से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे हीरा बन जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? यह केवलर है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का प्रयोग किया जाता है। केवलर यह कृत्रिम रेशा होता है। यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर एक पाइलियामाइड प्रकार का कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूह को पैरा फेनिनिन समूह द्वारा अलग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर का नाम केवलर है। एचएमएक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एचएमएक्स का पूर्ण रूप होता है एचएमएक्स का पूर्ण रूप होता है क्या होगा? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है। एचएमएक्स का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। इसे ऑक्टोजन और साइक्लो टेट्रामीथिल टेट्राएमाइड के नाम से भी जाना जाता है। एचएमएक्स का उपयोग परमाणु उपकरण, प्लास्टिक विस्फोटी, रॉकेट ईंधन और वस्टर चार्ज में किया जाता है। अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया टेस्ला का ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या था? इसका नाम था ऑप्टिमस। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिससे पहली बार हथियार का उत्पादन किया था। मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहली परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। वर्तमान समय में चीन अमेरिका व्यापारिक युद्ध के दौरान चीन ने अमेरिका को होने वाले कई दुर्लभ मृदा तत्वों के तकनीक पर रोक लगा दी है। इसके बाद अमेरिका सेना ने दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रसंस्करण की तकनीक में निवेश की इच्छा जाहिर किया है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। अवतल दर्पण जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होगी तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जिसे गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। फोटोलाइसिस फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो किसी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल या विद्युत नेत्र भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं: फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रभावी सेल, फोटो वोल्टिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो किसी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल या विद्युत नेत्र भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 प्रकार के होते हैं: फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाही सेल, फोटो वोल्टिक सेल होता है। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलय की सांद्रता। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलय की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षा मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलय की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थ का सममांगी मिश्रण होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षाएं मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। कोविड टीकाएं
प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? ये जीवित क्षण सार्स-कोवी-2 वायरस प्रवेश करा के कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को जीवित क्षण सार्स-कोवी-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 हमारे शरीर की कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करता है। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट के साथ-साथ बी लिम्फोसाइट की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में इस वायरस से कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर की टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचान और उससे बचने की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक है, ये हो जाएगा नींबू का रस, दूध, सिरका, सामान्य नमक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नमकीन पानी, संतरे का रस, आसुत जल, शहद, समुद्री पानी तथा वर्षा जल आदि विद्युत के सुचालक हैं। ये सभी विद्युत के सुचालक हैं। सिरका और नमक का घोल बिजली का संचालन करने में सक्षम होता है। सिरका और नमक का घोल बिजली का संचालन करने में सक्षम होता है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक के द्वारा खोज किया गया था। 25 अप्रैल 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध वैज्ञानिक सफलताओं में से एक है। जेम्स वाटसन तथा भौतिक वैज्ञानिक फ्रांसीसी क्रिक ने किया था। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इस खोज के लिए वर्ष 1962 को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को नारिस ब्लिंकन्स के साथ प्रदान किया गया था। 25 अप्रैल 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध वैज्ञानिक सफलताओं में से एक है। जेम्स वाटसन और भौतिक वैज्ञानिक फ्रांसीसी क्रिक ने किया था, जिन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इसकी खोज के लिए 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को दिया गया था। नारिस ब्लिंकन्स के साथ दिया गया था। अलग-अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अलग-अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा पर सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका त्वरण समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितना मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितना मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु की पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत फिक्स रहती है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करके परिवर्तन होते रहता है। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? यह वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर काम करता है। वेक्टर टीके को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी विभिन्न वायरस के संशोधन संस्करण में रखा जाता है, जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्णय कर सके। एक वायरल वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानिरहित संस्करण का उपयोग करता है, जिसे वेक्टर कहते हैं, जो बीमारी में रक्षा करने में मदद करता है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी होती है? ये समुद्र तल का फैलाव होता है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। सामान्य स्थिति में समुद्री तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरार के रूप में शुद्ध होता है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूवैज्ञानिक हैरी हैंक्स ने समुद्र तल के फैलाव को परिकल्पना की रखी, जिससे मध्य महासागर की चोटियों पर बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण होता गया। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक के गहरे समुद्र की खाई की ओर बढ़ता है, जिससे वह जलमग्न हो जाता है। जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चली जाती है तो वहाँ नई परत का निर्माण होता है। चूंकि यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे नई परतें बनती रहती है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निर्मित धीमी गति से प्रभावित होते हैं। यह किस सिद्धांत को कहा गया था? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा गया। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा गया है।
mRNA पद का विस्तृत रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा था? यह तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। mRNA का विस्तृत रूप मैसेंजर न्यूक्लियो न्यूक्लियो एसिड है जो जीनोम की एक प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। एक प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनमो के द्वारा। इसी करंट को डायनमो डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाहरी पथ में एसी भेजने लगता है। चौक कुंडली विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलतम कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा ये उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसमें बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए बिना प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रभावित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। इसका धारा स्वयं एक अदिश राशि है। धारा घनत्व को जूल से प्रदर्शित करते हैं। इसका 5.1 मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवा का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? आणविक लक्षण। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्षण आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होता है तो शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को दर को धीमी कर देता है? उत्प्रेरण। मंद प्रतिक्रियाएं वे हैं जिसमें वेग साधारणतः ताप पर मापे जा सकता है तथा प्रतिक्रिया की गतिविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रिया की दर को विष धीमी करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक या कम हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रिया विधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरण सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है जिससे क्रिया तेजी से होने लगती है। ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देता है जिससे प्रतिक्रिया का वेग घट जाता है। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक एक ही अवस्था में रहते हैं सममांगी प्रतिक्रिया कहलाती है। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक एक ही अवस्था में रहते हैं सममांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती है। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक एक से अधिक अवस्था में रहता है विसंमांगी प्रतिक्रिया कहलाता है। अंततः आगत तथा निर्गत तंत्रिका मिलते हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल से मिलता है। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाली संकेत के साथ साथ रिसेप्टर तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भाग में विभाजित होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुज्जु सम्मिलित होते हैं जहां सूचनाओं का संसाधन का नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिका होती है: संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिका उद्दीपन को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका मंत्र तक प्रेरित तंत्रिका निगम उद्दीपन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंग तक पहुंचाती है। शिल्ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ एक्नीसोल तथा ग्रांड द्वीप एक भारतीय तल में जहाजों के मलबे को पता लगाया गया। यह स्थान कहाँ पे है? गोवा तट के बाहर में है। सूची रीफ एग्नीसोल तथा ग्रांडे द्वीप एक भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया। यह स्थान गोवा तट के पास में स्थित है। उल्लेखनीय है कि जहाज के मलबे को देखने के लिए की गई गतिविधियों को शिप
क्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, शिप ब्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है जहाज का मलबा देखने के लिए। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करती हैं। G20 सदस्य वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या भी है। G20 सदस्य वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी लगभग 75% है। उल्लेखनीय है कि 9 तथा 10 दिसंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान सदस्य देशों तथा अफ्रीकी संघ की अस्थायी सदस्यता के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसकी स्वीकृति के पश्चात G20 में अब G21 के नाम से जाना जाएगा। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? येवगेनी प्रिगोजिन। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन थे। हाल ही में एक विमान हादसे में इसका निधन हो गया, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग को निकाल दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2023 में इसका 17वां संस्करण जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 146 देश में से 127वां है। आइसलैंड लगातार 14वें स्थान पर बना हुआ था। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? उन्हें 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 वर्ष तक शासन किया, 96 वर्ष की आयु में उसका मृत्यु हो गया। ये ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका थी। ब्रिटेन के साथ ही 14 अन्य देशों की रानी रही। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उसके पुत्र चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का राजा बनाया गया था। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 22 तक का विषय क्या था? गौरव का मार्ग। थांडीयुट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? यह मनाया गया था म्यांमार में मनाया गया था। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। व्हाइट हाउस का पता 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने। जॉन एडम्स संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। व्हाइट हाउस। नेट मीटरिंग को कभी-कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? नेट मीटरिंग को कभी-कभी एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। नेट मीटरिंग एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को उसके द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए श्रेय देता है। यह घरेलू या वाणिज्य उपयोगकर्ता को अनुमति देता है जो अपने अधिशेष ऊर्जा को ग्रिड के वापस आयात करने के लिए सौर पैनलों या फोटोवोल्टिक प्रणालियों का उपयोग करके बिजली उत्पादन करते हैं। यह अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए कम लागत तथा सुगमता से प्रशासित विधि है। अक्षय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग एक आवश्यक नीति है। रंग मेजेंटा कब होता है? संयोजन। जब लाल और नीला को मिलाएंगे तो मेजेंटा रंग प्राप्त होता है। नीला, हरा और सफेद को मिलाने पर टील रंग प्राप्त होता है। टील रंग। नीला, लाल और सफेद को मिलाने पर मोव। हरा और नीला से सियान रंग मिलता है। हरा और नीला मिलाने से सियान रंग प्राप्त होता है। मेजेंटा, लाल और नीला मिलाने से मेजेंटा प्राप्त होता है। हरा और नीला से सियान रंग प्राप्त होता है। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोता विशेष को यात्रा के दौरान फट गई थी। यह था टाइटन। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम टाइटन है जो टाइटैनिक जहाज के पोता विशेष यात्रा के दौरान फट गई थी। 18 जून 2023 को अमेरिका पर्यटन और अभियान कंपनी ओशनगेट द्वारा संचालित पनडुब्बी टाइटन कनाडा के नाउफाउंडलैंड के तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकाली गई थी।
लेकिन शुरुआती 2 घंटे के भीतर ही इससे संपर्क टूट गया। बाद में यह पता चला कि पनडुब्बी भारी दबाव के कारण विस्फोट का शिकार हो गई। जूते फैशन सामग्री विवरण। बैरेट एक प्रकार की टोपी है। बैरेट एक प्रकार की टोपी है। स्लेटेरोज है महिलाओं के जूते का एक प्रकार। स्टेले सिट सिटलेटोज महिला के जूते का एक प्रकार है। एवी एविटर्स एक प्रकार के धूप की चश्मा है। एविटर्स। चिंगनोन एक प्रकार की कैस्य विन्यास है। चिंगनोन एक प्रकार कैस्य विन्यास है। ब्रॉग जूतों पुरुषों के जूते का एक प्रकार को ब्रॉग कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना हस्ताक्षर कहाँ पे किया था? एथेंस में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हस्ताक्षर एथेंस में किया। डोनाल्ड ट्रंप के 45वें राष्ट्रपति 2017 से 21 राष्ट्रपति थे। वर्तमान में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप है। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? खेल के संदर्भ में जोड़ा सम्मिलित है। खेल के संदर्भ में वीनस रोजवार डिस विल्डिंग ट्रॉफी महिला, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला, डैफन स्टुअर्ट मेमोरियल कप। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्ध के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? यह किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। तमिलनाडु राज्य सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है, जिसे आईयूसीएन पर गंभीर रूप से संकट रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 10 कैपिटल एसोसिएशन 10 कैपिटल नस्ल एसोसिएशन विशालकाय कछुए मनोरिया इसका मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? यह छोड़ा गया है नौतंकी राष्ट्रीय उद्यान में। 10 कैटी 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 कैप्टिव नस्ल एशियन विशालकाय कछुआ मनोरिया एसिस मुख्य रूप से एशिया में सबसे बड़े कछुआ प्रजाति में से एक है। भारत के नौतंकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए नौतंकी राष्ट्रीय उद्यान में ये कछुआ छोड़े गए। नौतंकी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य में एकमात्र उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इंटांकी कहते हैं। 1975 में नागालैंड राज्य सरकार अपना नौतंकी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया था। 1993 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1993 में। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? यह किया गया यूएसए। अमेरिका ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है। इस प्रस्ताव को सीनेटर जेफ मार्कल, बिल हैगर्टी, टिम काइन और क्रिस वान हेगल ने पेश किया था। प्रस्ताव में कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और कानून आधारित पद्धति को समर्थन करता है। इस प्रस्ताव साफ कर देता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानता है, न कि पीपुल्स ऑफ चाइना। भारत के रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने काहिरा में एसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता था? यह स्वर्ण पदक जीता था। 2024 का बात है। ग्रेड व्यावसायिक शिक्षा मुख्यधारा की शिक्षा को एकीकृत करने के लिए जोर देता है। शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा का शिक्षा एकीकृत करने पर जोर देता है। एनईपी 2020 के अनुसार 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थी को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा। प्रत्येक बच्चे में ये एक अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम एक व्यवसाय सीखे और कई और व्यवसाय से परिचित हो। एनईपी 2020 में कहा गया है कि व्यावसायिक और शैक्षिक धाराओं के बीच कई कठिन अलगाव नहीं होते हैं। स्कूली छात्रों के पास वर्ष में 10 बैगलेस दिन होंगे जिसके दौरान उन्हें अपने पसंद के व्यवसाय से अवगत कराया जाएगा। इस ग्रेड 6 से 8 तक के अनुभवात्मक व्यावसायिक शिक्षण द्वारा पूरक होंगे। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार
व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया। यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिस पर भारत ने एक दशक से अधिक समय के बाद किसी प्रमुख विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किए। इस समझौता के तहत एसटीएस विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से भारतीय स्नातकों का अध्ययन के बाद विस्तृत कार्य वीजा या ऑस्ट्रेलिया को भारत के 96% निर्यात को शून्य शुल्क तक पहुंच प्रदान करेगा और ऑस्ट्रेलिया के लगभग 85% निर्यात को भारत बाजार में शून्य शुल्क देना होगा। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसके सरकारी अधिनियम को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? न्यूजीलैंड। सहज भाषा अधिनियम न्यूजीलैंड द्वारा पारित किया गया जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझ आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टीटाबेस कहा गया है, टीटाबेस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? ये दुनिया का पहले पादप परागकण जिसे टिटालियोबेटस कहा गया। ये टिटालियोबेटस जीवाश्म रूप में खोजे गए थे। सुर्खियों में बटोरने वाली लिम्सम घोषणा किस इकाई संरक्षण से संबंधित है? सुर्खियों में बटोरने वाली लिम्सम घोषणा ये महासागर के लिए थी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु नदी घाटी के लोग को पता नहीं था? यह सिंधु घाटी लोग को बैल, घोड़ा, हाथी सभी जानवर के बारे में पता था। मोहनजोदड़ो में छोटे सींग व बिना कुबड़ वाले बैल की मूर्ति, एक सींग वाले बैल वृषभ के अतिरिक्त भैंस, बंदर, कुत्ता बड़ी संख्या में मिले हैं। सुतकोट्रा के अंतिम स्थल में घोड़े की अस्थि मिली है। घोड़े की अस्थियां अन्य किसी हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मुहर पूरी हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सभी जानवर से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यह है इंडिया गेट यूनेस्को का विश्व धरोहर नहीं, कुतुब मीनार, लाल किला है। ये सभी विकल्प में से इंडिया गेट यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 93 में और लाल किला 2007 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। भारत में कुल 42 स्थल विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल थे। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? यह लिया गया है आयरलैंड। भारतीय संविधान के राज्य के नीति सिद्धांत को अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य स्थित है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था 1975 में। सिक्किम भारतीय संविधान के 35वें संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसे 22वें राज्य के रूप में मान्यता दिया गया था। निम्नलिखित में से मुद्रा की सबसे महंगी कौन सी मुद्रा? सबसे महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। एक पाउंड स्टर्लिंग की कीमत 101 रुपए होती है। एक ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा है। यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। एक यूरो में 87 रुपए होता है। यूएस डॉलर में एक डॉलर में 83 रुपए होता है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाया है? यह 2040 तक कार्बन उत्सर्जन कम करके बिहार राज्य प्रदूषण मुक्त बनने की योजना बनाया है। बिहार सरकार ने वर्ष 2040 तक कार्बन उत्सर्जन कम करके प्रदूषण मुक्त बनने की योजना बनाया है। बिहार सरकार नई प्रदूषण नीति बनाने की योजना कर रहा है। इस नीति के माध्यम से अगले 30 से 40 साल के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। इस कार्य योजना के तहत साल में किए जाने वाले काम तय होंगे। इस तरह हर साल काम करके अलग-अलग 30 से 40 साल में राज्य में कार्बन का उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य पर काम किया जाएगा। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई है। शुरुआती बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला से निर्माण प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ, विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना चैत्य एवं स्तंभ चैत्य बौद्ध स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेष को पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु
अपने शिष्य को शिक्षा उपदेश आदि देते हैं। बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी बिहार में एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। परंपरा के अनुसार महिला नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ा के छोटे पेच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती है। इसी को सुजनी कहते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथन है कि सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने 1770 से 810 में करवाया था। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। बौद्ध धर्म वर्जियान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण एवं दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने 1770 से 810 में करवाया था। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए हैं। बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बाबर के आक्रमण के समय भारत में तैमूरियन वंश की स्थापना हुई। यहाँ एवं युद्ध के तोपों की शुरुआत हुआ था। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब, गुम्बद, तुर्क तथा मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद प्रचलन में आए। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 के मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 आरंभिक आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल मक्का का द्वार कहा गया था? इस बंदरगाह को सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल मक्का का द्वार कहा गया, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर था। यहाँ अपने वस्त्र के लिए जाना जाता था। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई तीर्थयात्री समुद्र मार्ग से सूरत से रवाना होते हैं। इसे पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहता है। सूरत को पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल थे शिवाजी। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्री की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान कहा गया है। अष्टप्रधान परिषद के प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह एक शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के लिए उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के स्थान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। शिवाजी का अष्टप्रधान मंत्री थे पेशवा, मुख्य प्रधान, अमात्य अथवा मौजूदार मंत्री, वाक्य वाक्यनवीश, सुमंत दरबार थे, सचिव, सूरनिवेश या चिटनीस, सेनापति, सरे नौबत, न्यायाधीश, पंडित राव सद्र। महाबोधि पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। महाबोधि पद्म पानी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाले के रूप में होता है। बोधिसत्व वह होता है जो बौद्ध बनने की इच्छा रखता है। बदामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बालाकोट जिला के एक शहर बदामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिर का एक हिस्सा था। एलोरा दुनिया का सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर एक द्वारा गुफा में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी कलाकृतियां थी। एलोरा में 600 से 1000 कलाकृतियां थी। फाहियान, जिसे फैक्सियन भी कहा जाता है, यह चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 375 से 414 ईस्वी के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। ह्वेन-सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से लेकर 647 ईस्वी के में भारत आया था। इसने कश्मीर, सिलाकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। चरक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। वराहमिहिर ज्योतिषी थे। विशाखदत्त नाटककार थे।
किसने किस इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किया था? फारसी त्योहार नवरोज का बलबन ने फारसी त्योहार त्योहार बलबन वो पहला व्यक्ति है जिसने भारत में नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किया। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। उन्होंने फारसी रीति रिवाज सिजदा और पैबोर शुरू किया था। नामपंथीय सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म का किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? यह बनाया था उत्तर भारत में। नामपंथी सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नामपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने धार्मिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था का अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना किया। उनके अनुसार निराकार परमात्मा पर ध्यान तथा उसके साथ साथ एक हो जाना का एहसास मुक्ति मार्ग है। बुद्ध डिस्पैच 1854 के संप्रेषण के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। बुद्ध डिस्पैच 1854 के संप्रेषण में सिफारिश किया गया था। इसमें उच्च उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेज की सिफारिश की तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषा को बनाए जाने का सुझाव दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया। इसमें महिला शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा को आवश्यकता पर बल दिया था। तकनीकी विश्वविद्यालय एवं अध्यात्मक प्रशिक्षण संस्थाओं का भी स्थापना सिफारिश किया था। बुद्ध के संप्रेषण को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। बुद्ध संप्रेषण को मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश डॉक्टर रामप्रकाश शर्मा ने मैथिली विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में बेहतरीन रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या शिमराव वंश 1097 से 1325 ईस्वी का शासन था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहबाद शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता है। बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व में, अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व के समय इसकी राजधानी राजगीर या राजगिरी था। किंतु उदयन ने 460 से 444 ईस्वी पूर्व में राजगिरी से अपना राजधानी पाटलिपुत्र कुसुमपुर स्थानांतरित किया था। शिशुनाग वंश ने शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी हस्तांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किंतु कालांतर में अलाशोक ने 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही थी पाटलिपुत्र। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेज और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। इस कानून का लक्ष्य राजस्थानी प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करना तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 में आया था और 1882 में खत्म किया गया था। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड मेयो के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन करने वाली एक पहला कदम बनाया गया था। प्रांतीय सरकार की कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। रॉयल सरकार की ओर अपने बजट पर ले जाने के लिए स्थानीय कराधान का सहारा लेने का अनुमति दिया गया था। लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में केंद्र प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का पहला कदम बनाया था। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया था? नीति सार किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था नीति सार राजनीतिक की पहली पुस्तक नीति सार कामनंदक के द्वारा लिखा गया था। कामनंदक राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कामनंदक है। इस पुस्तक कौटल्य शास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीतिक कूटनीतिज्ञ और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल के समय लिखी गई थी। गुप्त काल के समय लिखा गया था। राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कामनंदक है। इस पुस्तक को कौटल्य अर्थशास्त्र के आधार है। इसमें प्राचीन भारत में राजनीतिक कूटनीतिज्ञ और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गुप्त काल के समय लिखी गई थी। फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखा गया था
ईश्वरदास नागर के द्वारा फतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक औरंगजेब शासन की कुछ महत्वपूर्ण घटना शामिल है। फतुहात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल का कुछ महत्वपूर्ण घटना शामिल है। चीनी 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 स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? यह समुद्रगुप्त के पास भेजा था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के ब्रिटिश कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? यह हुआ था 1912 में। 22 मार्च 1912 को बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की तथा भारत के सबसे ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। उस समय 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तथा विश्व की मीठे पानी का दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। इसकी सीमा 3 देश केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तथा विश्व की सबसे मीठी पानी की दूसरी बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देश केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगता है। विक्टोरिया झील के श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। हीट वेव के संबंध में कथन पर विचार करना है। हीट वेव यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है, और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाए तो उसे भी हीट वेव माना जाता है। पहाड़ी इलाका में 30 डिग्री और मैदानी इलाका में 40 डिग्री। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इटली का खोज किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इटली का खोज किया। जैक्स कार्टेनियर ने फ्रांस का खोज किया था। फ्रांस का जन्म स्थान जैक्स कार्टियर। और यूनाइटेड किंगडम का सर फ्रांसिस ड्रेक ने यूनाइटेड किंगडम का खोज किया। पुर्तगाल के जन्म फर्डिनेंड मैगलन ने पुर्तगाल का खोज किया था। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का खोज किया। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का खोज किया। जैक्स कार्टियर फ्रांस का खोज किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का खोज किया था। यूएई के रियासत राज्य हैं। यूएई के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 7 राज्यों में से विभाजित किया गया है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उस्म अल कैन, फुजेरा, रास अल खैमा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 7 राज्यों में विभाजित किया गया, जो हैं अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उस्म अल कैन, फुजेरा, रास उल खैमा। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? स्वर्णरेखा नदी जो है यह झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल के खाड़ी में मिलती है। इसी की प्रमुख सहायक नदी रारू, कांची, करकरी, दुलंग नदी तथा खरकई है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरात होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रारू, कांची, करकरी, दुलांग नदी आदि बरकाई है तथा खरकई नदी है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। गंगटीक डॉल्फिन के संबंध में कथन पर विचार करना। गंगटीक डॉल्फिन के बारे में। गंगा डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंध है। यह दृष्टिहीन होती है। शिकार करने के लिए इसके द्वारा
इको इको इकोनोकेशन अर्थात प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करती है। उल्लेखनीय है कि गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या? गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें 185 किलोमीटर नेपाल तथा 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार में जमुई में। बिहार के जमुई जिला में सोना पाया जाता है। 21 फरवरी 1991 को जमुई जिला का गठन मुंगेर से अलग करके किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 3,122.80 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2021 में यहाँ देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। यहाँ के जमुई जिले के सोने प्रखंड के करमटिया इलाका के एक भंडार में है। करमटिया इलाका के एक भंडार में स्थित है। त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? यह है गंडक नदी। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1979 के प्रारंभ में किया गया। यह गंडक नदी के निकलती है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से चंपारण जिला में किया गया है। इसके द्वारा नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र लंबित होते हैं। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेवर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सीरा पाई जाती है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेवर जमा पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सीरा पाई जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समय में महाद्वीप या अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त होंगे। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी के बारे में बताइए। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। धारवाड़ चट्टान सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विध्वंस पर चट्टान, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, काटर्ज और शेल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि को तीव्र जमाव से निर्मित है। क्वाटरनरी चट्टान हिमालय और प्रायद्वीपीय चट्टान द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। तृतीय प्रणाली की चट्टान पश्चिम चंपारण जिला में पाई जाती है। निम्नलिखित में से समुद्र के बारे में दृष्टिकोण से बताना है। इसमें क्या है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस जीव मंडल का क्षेत्र श्रीलंका में आगे भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर 10,50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 21 द्वीपों के साथ नदमुखो समुद्री शैवाल युक्त समुदाय, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, खारे, दलदल और मैंग्रोव वन शामिल है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित किया गया, जबकि ग्रीनविच 0 में दोपहर 12 बजे है। ग्रीनविच और थिम्पू के बीच का अंतर 90 डिग्री देशांतर, कुल समय अंतर 90 गुना 4 360 मिनट का होता है, मतलब 6 घंटे का है। थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय में 6 घंटे अधिक है, यानी शाम 6 बजे 6 PM पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। फलतः पूरब की ओर बढ़ने से प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है। पश्चिम से जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। कौन सा कथन सही है? जैसे कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। सबसे यह पहले यह विश्व स्तर का अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिला में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू होने के बाद सभी अभ्रक खान को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य के क्षेत्र में है। भारत के अभ्रक भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के अभ्रक भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है? ग्लोब पर 179। ग्लोब पर मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई रेखाएं जो समान अक्षांश कोण वाली स्थान को मिलाती है अक्षांश रेखा कहलाती है। 1 डिग्री अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89 है। इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या 89 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। 179 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा में सम्मिलित होता है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कोसी का 30 मीटर होगा, शायद 30 मीटर है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर है।
30 मीटर है, 30 मीटर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? यह है बघेलखंड। बघेलखंड में किस पठार का कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा नामक भारत का एकमात्र स्थान है जहां कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ये कहाँ पे काटती है? कर्क रेखा और भारत मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में काटती है, भैंसा मुंडा जहाँ पे। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? यह जिला है अल्मोड़ा। नहीं है। उत्तर प्रदेश का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड भारत के कुमायूं प्रभाग में जिला है। कुमायूं प्रभाग में जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ में एक घोड़े की नाल के आकार का रिज स्थित है। अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? अल नीनो धारा प्रशांत महासागर में। अल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। अल नीनो धारा प्रशांत महासागर की प्रभावित होती है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 संसदीय निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं। इस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। भारत के 42वें संविधान संशोधन के संबंध पर विचार करना। भारत के 42वें संविधान संशोधन। भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 बार तीन शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आयोग के परामर्श में राज्य विधान मंडल के सदस्य को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य को जोड़ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का क्या बोलते हैं समर्थन किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। जबकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 3 नए अनुच्छेद जोड़कर नीति निर्देशक में शामिल किया गया और एक संशोधन किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर को सुरक्षा अनुच्छेद 39 में है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर की सुरक्षा अनुच्छेद 39 में करना है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर की सुरक्षा 39A में और समान न्याय की सुरक्षा देने और गरीब को मुफ्त कानूनी सहायता 39A में है। 39A कंपनी के प्रबंधन में कंपनी की भागीदारी सुनिश्चित अनुच्छेद 43A करने के लिए कदम उठाया गया है। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना और वनों तथा पौधों की रक्षा करना अनुच्छेद 48A और 48 अनुच्छेद 48A में है। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना, वन और पौधे की रक्षा करना अनुच्छेद 48A में है। कंपनी के प्रबंधन, कंपनी की भागीदारी सुनिश्चित करना 43A में है। न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीब को मुफ्त कानूनी 39A में। 39A बच्चों को स्वास्थ्य अवसर सुनिश्चित 39 में सिर्फ है। किस समुदाय की जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट क्या होती है? किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषता के रूप में आदिम लक्षण, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बड़ी आबादी के साथ बातचीत में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलता है। ऐसे समुदाय सामान्य पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुसूचित जाति घोषणा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार संदर्भ अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 15, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है का वर्णन है, उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत है? 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इसकी
इसका किसी भी रूप में आचरण निषाद किया गया अस्पृश्यता के उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 22 का उपबंध गिरफ्तारी और कुछ मामले में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से। संविधान संविधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है। किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया। अस्पृश्यता का उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने का अपराध होगा जो भी अनुसार विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 में समानता। 15 में राज्य के नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, स्थान पर वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 22 में उपबंध गिरफ्तार कुछ मामले में नजरबंद के खिलाफ संरक्षण होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ये नंबर होगा इसका, राष्ट्रपति के पास में होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संविधान भारत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च जबकि राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हित का संरक्षण से है? 5वीं जो है यह संबंधित है। 5वीं अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इससे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में शामिल नहीं किया गया है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के संबंध क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्य से मिलकर होता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल नहीं है, जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकते हैं, किंतु इसमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्र के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों ने मिलकर होता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमे के सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान में मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना 1964 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 64 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सिर्फ स्थापना 1925 में है। बहुजन समाजवादी पार्टी 84 में। 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी का। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का 1998 में। टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में इसकी स्थापना हुआ था। किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष संसद के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? यह है अनुच्छेद 120(1) के अंतर्गत अध्यक्ष संसद के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। अनुच्छेद 110 के संबंध धन विधेयक से तथा अनुच्छेद 122 का संबंध न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। अनुच्छेद 120 के अंतर्गत अध्यक्ष संसद में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत देता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का संबंध है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार एफआईआर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में 4 मादक पर शामिल किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार, आईएमएफ के पास आरक्षित किस्त
स्थिति। यह आरक्षित मुद्रा अमेरिका डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चीनी युआन में भी देखा जाता है। आरबीआई आरबीआई के आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में चार मदों को शामिल किया गया। पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा स्वर्ण है, तीसरा विशेष आहरण अधिकार एसडीआर और चौथा है आईएमएफ के पास आरक्षित किस्त स्थिति। यह आरक्षित मुद्रा अमेरिका डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चीनी युआन में रखा जा सकता है। उत्पत्ति के नियम के बारे में कौन सा विचार? उत्पत्ति के नियम के बारे में कौन सा नियम सही? उत्पत्ति का नियम किसी उत्पादन के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। यह नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन-कौन से नियम और कौन-कौन से शुल्क लागू होते हैं। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। यह महत्व तथा तथ्य को प्रमाणित करता है कि कई मामले में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना। शिशु मृत्यु दर के बारे में कथन पर विचार करना है। शिशु मृत्यु दर के बारे में सही कथन इस प्रकार हैं। एक, यह शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति 1000 जीवित जन्म को व्यक्त करता है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई में सैंपल रजिस्टर सिस्टम एसआरएस के बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर 48/1000 वाला राज्य था। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर ज्यादा था। किन देशों एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी के निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो क्या सक्षम बनाती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी के अनुसार मानव पूंजी को एक प्रकार परिभाषित किया जाता है ज्ञान, कौशल, दक्षता और अन्य विशेषताओं के लोगों में उनके जीवन के दौरान भंडारण के रूप में सम्मिलित किया जाता है और बाजार की परिस्थितियों में बाजार वस्तुओं सेवाओं का विचार का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी पर प्रशिक्षित प्रवासन और सूचना में निवेश का परिणाम है। यह ज्ञान कौशल स्तर एवं क्षमताओं में वृद्धि कर देश के लोगों को सक्षम बनाता है। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दिवाला और शोधन के बारे में विचार करना है। दिवालियापन अथवा शोधन क्षमता के तात्पर्य है उस वित्त से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्थान बकाया होने पर उसका ऋण भुगतान करने में असमर्थ होता है, जिसके लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उसे हल करने और लेन देन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति का संस्थान को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यह ऋण का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा होती है। दिवालिया एक कानूनी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से जो लोग या संस्था लेन देन को ऋण नहीं चुका सकते हैं वे अपने कुछ या सभी ऋण को राहत मांग सकते हैं। दिवालिया से तात्पर्य संकट की वित्तीय स्थिति से है। इसमें ऋण भुगतान व वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी होती है। दिवालिया एक अवस्था है जिसमें दिवालियापन एक निष्कर्ष है। भारतीय दिवालिया और शोध अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोध अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 में। औद्योगिक नीति संकल्पना वर्ष 1956 में अपनाया गया था। यह पहली औद्योगिक नीति 1948 के स्थान पर अपनाया गया था। इस नीति की विशेषता यह थी कि उद्योग का नया वर्गीकरण किया गया था। निजी क्षेत्र के लिए गैर विभेदीकरण और निष्पक्ष व्यवहार, ग्रामीण और लघु उद्योग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विषमता को दूर कर विकास प्राप्त करना, श्रम कल्याण था। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 में। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में कथन पर विचार करना है। उत्पादन के बारे में उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना घरेलू विनिमय को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया। यह योजना घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश विदेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह योजना पात्र कंपनियों की 5 वर्षों की अवधि के लिए विनिर्माण वस्तुओं के वृद्धिशील बिक्री आधार 2019-20 पर 4 से 6% प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल होते हैं। पीएलआई के तहत 2 लक्ष्य खंड मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक के अंतर्गत एसएमटी घटक, ट्रांजिस्टर सहित असतत अर्धचालक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग, मुद्रित सर्किट बोर्ड,
पीसीबी आदि शामिल होते हैं। स्वामित्व योजना के संबंध में कथन पर विचार करना है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग के प्रयास से कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जबकि पायलट चरण में 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी। यह योजना ड्रोन तकनीक का प्रयोग कर भूमि के छोटे-छोटे खंड का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्ती आबादी के क्षेत्र में संपत्ति को स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुविधात्मक पहल प्रदान करती है। यह योजना सीओआरएस नेटवर्क की तरह जियो जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेमी-मीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक मानक बनाने का प्रयास कर रही है। सीओआरएस का मतलब सतत संचालन संदर्भ स्टेशन नेटवर्क है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति के अनुच्छेद 360 को लागू करने के लिए परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते का कम करने का आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज को साथ संघीय मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी क्षेत्र के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। राज्य मंडल द्वारा पारित होने वाले धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचारत आरक्षित रखी जाएगी। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। यह एक बार यदि संसद में दोनों सदनों में इसे मंजूरी प्राप्त हो जाती तो वित्तीय आपात स्थिति अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगी जब तक इसे वापस न लिया जाए। हृदयनाथ कंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। निम्नलिखित में से कौन से कारक संप्रभुता रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति जनित मंदी के योगदान कर सकते हैं? मुद्रास्फीति मंदी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें कीमत में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास के ठहराव होता है। इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहां विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है और मुद्रास्फीति या कीमत स्तर ऊंचा रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सके। आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिए उच्च सार्वजनिक व्यय और कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिससे कीमतें बढ़ती है और मुद्रास्फीति का कारक बनती है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान करते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्ति की कमी के कारण कीमत में वृद्धि होती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन में गिरावट से आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति जनित मंदी योगदान दे सकती है। आरक्षित सर्वेक्षण के अनुसार ये परिवर्तन करेंगे। बिहार में गया जिला वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? गया जिला की जनसंख्या, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या 58 लाख। केंद्र सरकार में गैर योजना के बारे में कौन सा कथन सही? गैर योजना व्यय सरकार में केंद्र सरकार जैसे वेतन, सब्सिडी, ऋण और ब्याज, पेंशन, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार वैदिक हस्तांतरण खर्च की जाने वाली राशि को गैर योजना कहते हैं। वैश्वीकरण और भारत के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन है। सुधार अवधि में भारत का वैश्वीकरण का निम्नलिखित प्रभाव है। इसमें भारतीय गैर वस्तुओं विस्तार कुल जीडीपी के अनुमानित रूप में सेवा 1990 में 17.2% से बढ़कर 2000 में 30.6%, 21 में 46% और 22 में 50% कर दिया गया है। संघ सरकार के वित्त निगम विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? वित्त निगम आर्थिक समीक्षा है तो निम्नलिखित विफलता के कारण स्पष्ट बताइए। 1857 विद्रोह की विलुप्तता के निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्ग में समर्थन का अभाव था, संसाधन का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपस में फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष था।
1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे। अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था। समाज के सभी वर्ग के पास समर्थन का अभाव था, साधन का अभाव था। क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना था। आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष था। बिहार का बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके अपने भोजन में मिले जहर से उसका जान बचाया था। बत्तख मियाँ। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उसकी जान बचाई थी, उसका नाम बत्तख मियाँ था। वह बिहार का मोतिहारी का एक नील संयंत्र का कर्मचारी था। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। बत्तख मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई थी। बिहार का रसोइया 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास में विफल कर उससे भोजन में मिले जहर से उसकी जान बचाई थी, उनका नाम बत्तख मियाँ था। वह बिहार का मोतिहारी का एक नील संयंत्र के कर्मचारी थे। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। बत्तख मियाँ ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे उन्होंने गांधी जी का जान बचाया था। 1937-38 के दौरान बिहार में बसाकत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बसाकत आंदोलन। 1937-38 के दौरान बिहार में बसाकत आंदोलन का स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। बसाकत का अर्थ है स्व-संवर्धित। यह आंदोलन जमींदार द्वारा बकासत भूमि से किराएदार को बेदखल करने के खिलाफ था। इस कारण बिहार किराएदार अधिनियम और बसाकत भूमि पर पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटना पर विचार करना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दी गई घटना का सही क्रम इस प्रकार है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो स्क्वायर 1909 में हुआ था। होम रूल 1916 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में, मार्ले मिंटो 1909 में, होम रूल 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन का संबंध अल्बर्ट बिल से नहीं है। अल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित विसावत विधेयक था, जिसमें वरिष्ठ वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधी की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधी की सुनवाई कर सकते थे। बिल का तत्कालीन कारण वायसराय लॉर्ड रिपन में पेश किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1878 में शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। 1878 में शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1878 में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। 1878 में ही लाया गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? बक्सर की लड़ाई को इलाहाबाद संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 की। इसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल के अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था? 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्टर के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसाला और कपड़ा का व्यापार करते थे, विशेष रूप से कपास उत्पादक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल 15 मार्च 1918 आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। इस भूख हड़ताल का प्रयोग प्रमुख कारण मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण मिल मजदूरों के पलायन करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया। इस बीमारी के प्रकोप से कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए इस बोनस को बंद कर दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने गए। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 1946 में 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। चंपारण आंदोलन के बारे में बताया गया। चंपारण आंदोलन में जन आंदोलन का प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषक जांच समिति का स्थापना किया। चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष
एफ.जी. सलाई ने इसके सदस्य थे डी.जे. राइड, महात्मा गांधी, एल.सी. एल.सी. आदामी, राजा राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी, जबकि जबकि एम.एल. टेलर सचिव थे। बाद बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें स्थान पर महाराजा कीर्तनानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना किया था। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एफ.जी. सलाई सलाई थे। इसके सदस्य थे डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.जी. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जैनी रैनी, जबकि एम.ई.एल. टेलर सचिव थे। बाद में राजा हरि सिंह प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण महाराजा कीर्तनानंद सिंह को सदस्य बनाया गया था। सेवक समाज के भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आत्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय, तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य के मूल निवासी थी, जिसे उडुपी में शराब और विदेशी कपड़े की दुकान पर विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इसका विवाह हो गया था तथा 16 वर्ष की आयु में उन्हें अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई थी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य के मूल निवासी थी। उन्होंने इडुप्पू में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान पर विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में उसका विवाह हुआ था और 16 वर्ष की आयु में उसके पति खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई थी। कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे जे एंड्रूज नहीं थे। जे एंड्रूज कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना तथा तत्कालीन जलवंत सदस्यों सदस्यों पर भारतीय विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन की योजना को भारत भेजने की घोषणा किया। 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, भारत सचिव सर स्कॉट गिब्सन, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ स्टेट्स और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस की ओर से बातचीत अब्दुल कलाम आजाद ने किया और इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने उसका सहायता किया था। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरा से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज था। कांग्रेस के बारे में बताया। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम किस अधिनियम में पहली बार मौलिक अधिकार के संबंध में प्रस्ताव किया गया था? कांग्रेस का किस अधिनियम में मौलिक अधिकार के बारे में? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकार के संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल नरम दल विभाजित हो गया था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। गया अधिवेशन 1922 में अध्यक्षता सी.आर. दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकार का संबंध प्रस्तावित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल नरम दल अलग हो गया था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। गया अधिवेशन 1922 में अध्यक्षता सी.आर. दास ने किया था। इसका आंसर सी हो रहा है। कुट भाषा में सी.आर. दास ने किया था। बेजोड़ शराब। जिस प्रकार मीनारी टोपी का निर्माण, बेवरी में शराब का निर्माण, स्टेगनी में कागज का निर्माण संबंधित क्रिया है, जो कि स्ट्रॉबेरी में जूते निर्माण होते हैं। निम्नलिखित चीनी के बारे में स्थान किया गया है। ओलंपिक बल्लेबाज स्पिनर थे। ओलंपिक बल्लेबाज क्रिकेट में सॉरी ये सब मैथ रीजनिंग खत्म।